हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में पिछले दो वीडियो में हमने अलंकार भाग 1 और अलंकार भाग 2 में अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार ये पढ़ लिए हैं। शब्दालंकार का हमें पता चल गया था कि दो प्रकार के होते हैं, वर्ण आधारित और शब्द आधारित। वर्ण आधारित में केवल एक होता है अनुप्रास अलंकार और उसके 4 उपभेद भी होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। शब्द आधारित शब्दालंकार में पहला होता है लाटानुप्रास, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। यहां तक का पार्ट हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ लिया था। अभी इस वीडियो में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं अर्थ अलंकार की। यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि इसका जो पहला अर्थ अलंकार का जो पहला उपभेद है वो है अर्थश्लेष, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अर्थश्लेष को अलंकार भाग 2 में। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि श्लेष अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो अलंकार के तीनों भेदों में चलता है। चूंकि शब्द श्लेष जो है वो शब्द अलंकार में आता है, अर्थ श्लेष जो है वो अर्थ अलंकार में आता है, और चूंकि शब्द और अर्थ दोनों में श्लेष अलंकार है इसलिए ये उभय अलंकार भी है, तो ये तीसरे में भी जाता है। तो श्लेष अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो अलंकार के तीनों भेदों के साथ रहता है। अभी हम देखेंगे अगला, यानी कि अर्थ अलंकार में दूसरा अलंकार। दूसरा अलंकार होता है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा की यदि अपने बात करें जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, आकार, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित की जाए अथवा तुलना की जाए, दोनों की तुलना की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा के समान की गई है, समान गुण धर्म होने के कारण, तो यहां उपमा अलंकार होता है। अभी हम उपमा अलंकार को और अधिक गहराई से समझें तो थोड़ा और आगे चलने पर हमें पता चलता है कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब उपमा अलंकार के अंगों की यदि आप अपने बात करें तो उपमा अलंकार के मैंने आपको बताया कि 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है उपमेय। अब उपमेय वो वस्तु है, वो प्रस्तुत वस्तु है या वो संज्ञा है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिस वस्तु का वर्णन किया गया है, यानी कि वर्णित वस्तु। फिर दूसरा इसका जो अंग है वो होता है उपमान। उपमान में जिससे तुलना की जाए, यानी कि वो वाली वस्तु जो प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत वस्तु है, जिससे पहले वाली वस्तु की तुलना की गई है या जिसकी उपमा उसे दी गई है पहले वाली वस्तु को, वो उपमान कहलाता है। उसके बाद तीसरा इसका जो अंग है वो है समतावाचक शब्द। अब तुलना करने के लिए सा, सी, से, सरिस, सम, समान आदि शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ये शब्द समतावाचक शब्द कहलाते हैं। और चौथा इसका जो अंग है वो है साधारण गुण धर्म, यानी कि एक प्रस्तुत वस्तु है, एक अप्रस्तुत वस्तु है, और दोनों में कम से कम एक ऐसा गुण धर्म है जो दोनों में समान है, जो दोनों में समान हो। जैसे सुंदरता, पूर्व का जो अपना उदाहरण लिया गया
उसमें चांद भी सुंदर है, जैसे यहां हम देख सकते हैं, मुख भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है। तो समान शब्द जो है यहां इसका, यहां चारों चीजें देख सकते हैं। यहां मुख तो जो है वो है उपमेय, चंद्रमा जो है वो है उपमान, और समान जो शब्द है वो है समतावाचक शब्द, और सुंदर जो शब्द है वो है साधारण गुणधर्म, जो दोनों में है। तो यहां चारों के, इस लाइन में चारों के चारों अंग मौजूद हैं। तो इस तरह से हमने उपमा अलंकार के अंगों को समझ लिया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। उपमा अलंकार के कुछ भेद हुआ करते हैं। अब हम उपमा अलंकार के जो भेद हैं उन पर बात करेंगे। उपमा अलंकार का पहला जो उपभेद है वो है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा का मतलब क्या है कि जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हों, चारों अंग, जैसे उपर्युक्त जो उदाहरण पहला हमने लिया, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख पहला अंग है, चंद्रमा दूसरा अंग है, समान तीसरा अंग है और सुंदर चौथा अंग है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। या मन का वर्णन किया गया, इसलिए मन पहला अंग है, दूसरा पीपर पात, पीपल का जो पत्ता है वो दूसरा अंग है, सरिस शब्द आया ये तीसरा अंग है, और डोलना दोनों का समान गुण धर्म है, इसलिए ये चौथा जो अंग है ये भी यहां मौजूद है। तो ये दोनों के दोनों उदाहरण जो है वो पूर्णोपमा, यानी उपमा जो पूर्ण रूप से करी गई है, तो ये पूर्णोपमा के उदाहरण हैं। अभी अपने नेक्स्ट जो इसका उपभेद है उसकी बात करते हैं। दूसरा जो इसका भेद है उपमा अलंकार का वो है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा, जब चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो, यानी चारों अंगों का जहां वर्णन नहीं किया गया हो, चार में से एक, दो या तीन का वर्णन किया गया हो, तब वहां लुप्तोपमा का उदाहरण होता है। जैसे मुख कमल जैसा है। अब यहां पहला अंग मौजूद है मुख, दूसरा अंग मौजूद है कमल, तीसरा अंग मौजूद है जैसा, लेकिन यहां चौथा समान गुण धर्म वाला जो अंग है वो गायब है। तो ये लुप्त उपमा का उदाहरण है। इसी तरह से कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब क्या है, वचन जो है मौजूद है पहला, दूसरा कोटिकुलिस हजारों कुल्हाड़ों के समान तीखा, हजारों वो सम शब्द है, यानी तीन यहां गुणधर्म, तीन जो है वो अंग मौजूद हैं, लेकिन चौथा जो इसका गुणधर्म है तीखा वो यहां मौजूद नहीं है। तो चौथा अंग जो है यहां कौन सा गायब है, यहां गायब है साधारण गुणधर्म। और यहां कौन सा गायब है, यहां भी साधारण गुणधर्म, यानी यहां क्या है, सुंदर गायब है, और यहां जो है साधारण गुणधर्म का ही शब्द तीखा जो है वो गायब है, तीखा। तो ये दोनों जो उदाहरण हैं वो लुप्तोपमा के उदाहरण कहे जाएंगे। अब हम उपमा अलंकार का जो तीसरा उपभेद है उसको देखते हैं। तीसरा उपभेद कौन सा है, तीसरा उपभेद इसका है मालोपमा। मालोपमा अलंकार में जब किसी एक ही उपमेय, एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए तब वहां मालोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख, अब एक ही उपमेय है लेकिन उपमा
चंद्र और कमल के समान है, यानी कि चंद्र और कमल, यहां उपमान जो है वो दो हो गए। तो दो उपमानों के साथ एक की तुलना की गई है, यहां मालोपमा अलंकार है। इसी तरह से कान जिमी कम कंस पर तेज तम अंश पर तिमि अरि वंश पर शेर शिवराज है। अब यहां क्या है कि शिवराज का जिक्र किया गया है, ये उपमेय है, और इसकी जो तुलना कर दी गई है वो कई उपमानों के साथ कर दी गई है, जैसे कान जिमी कंस पर, कान जिमी कंस पर, और तेज तम अंश पर, तिमि अरि वंश पर, है ना। तो यहां जो है शिवराज की तुलना, इसका अगर अर्थ अपने समझें तो कान्हे जिमी कंस पर, कन्हैया जो है जिस तरह से कंस पर शेर था, तेज यानी कि प्रकाश जो है वो तम अंश पर यानी कि अंधेरे पर शेर है, वैसे ही अरिवंश यानी शत्रु जो वंश है, शत्रु वंश पर शेर जो है वो शिवराज है। तो यहां शिवराज की तुलना दो उपमानों से कर दी गई है। इस तरह से यहां मालोपमा अलंकार है। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं वो मालोपमा अलंकार के उदाहरण होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सेकंड जो हमारे पास अर्था अलंकार में जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, और इसके बाद तीसरा जो हमारे पास अलंकार आता है वो है हमारे पास रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम देख सकते हैं कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप में दर्शाया जाए, अर्थात उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाए और दोनों को एक ही बता दिया जाए, एक ही, वहां रूपक अलंकार होता है। और इसका विश्लेषण करने पर उपमेय और उपमान के मध्य रूपी शब्द आता है, रूपी जो वाचक शब्द है वो आता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे चरण सरोज पखारन लगा। अब इस उदाहरण में कमल रूपी चरण धोने लगा, इसका जो अर्थ है वो कमल रूपी चरण धोने लगा, ये रूपी शब्द आ गया है बीच में, और चरणों पर ही कमल का आरोप कर दिया गया, यानी चरणों को ही कमल मान लिया गया है। ऐसे जितने भी उदाहरण होते हैं वो रूपक अलंकार के उदाहरण होते हैं। चलिए अब अपने आगे चलते हैं और रूपक अलंकार के भेदों पर बात करते हैं। रूपक अलंकार के भी तीन भेद होते हैं। रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं। नंबर एक सांग रूपक, नंबर दो निरंग रूपक, और नंबर तीन परमप्रीत रूपक। चलिए अब हम इसके एक एक उपभेद पर बात करते हैं कि किस तरह से इनके एक एक उपभेद जो है वो काम करते हैं या इनके कैसे उदाहरण होते हैं। पहले हम एक नंबर की बात करेंगे, सांग रूपक। सांग रूपक में हम देख सकते हैं कि स प्लस अंग, यानी कि उपमेय के अंगों पर जब उपमान के अंगों का आरोप किया जाए तब जो है विभिन्न अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप किया जाए तब सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में बताया गया है कि अंबर को पनघट मान लिया गया है, तारों को घड़ा मान लिया गया है, और उषा को यानी कि स्त्री मान लिया गया है। तो यहां मतलब अंबर को पनघट मानते हुए, तारों को घड़ा मानते हुए और उषा को स्त्री मानते हुए उपमेय के कई अंगों पर उपमान के कई अंगों का आरोप किया गया है, इसलिए यहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। यानी ये जो उदाहरण है
ये सांग रूपक अलंकार का उदाहरण है। चलिए और एक इसका उदाहरण हम देखते हैं सांग रूपक अलंकार का। अब यहां इस उदाहरण को यदि हम देखें तो स्पष्ट है, निर्वासित थे राम, राज्य था कानन में भी, सच ही है श्रीमान, भोगते सुख वन में भी। चंद्रातप था व्योम तार का, रत्न जड़े थे, स्वच्छ दीप था सोम प्रजा तरुपुंज खड़े थे। शांत नदी का स्रोत बिछा था अति सुखकारी, कमल कली का नृत्य हो रहा था मनहारी। इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि वन पर राज्य का और वन के अंगों पर राज्य के विभिन्न अंगों का आरोप किया गया है। जैसे राज्य बताया गया है वन को, राजा बताया गया है श्री राम को, चंद्रातप यानी जो मुकुट है उसको बताया गया है जो आकाश है उसे, रत्न बताया गया है तारों को, दीप जो है सोम यानी कि चंद्रमा, प्रजा तरुपुंज यानी कि वृक्षों के जो झुंड हैं उन पर प्रजा का आरोप कर दिया गया है। शांत नदी के स्रोत को विद्यावन मान लिया गया है और कमल कली को जो है नर्तकी मान लिया गया है, यानी नर्तकी का आरोप उस पर कर दिया गया है। तो यानी कि वन के अंगों पर राज्य के विभिन्न अंगों का आरोप यहां किया गया है। तो ये जो उदाहरण हमारा है ये भी सांग रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट निरंग रूपक। निरंग रूपक का उदाहरण हम ऊपर देख चुके हैं। निरंग रूपक में जैसे निह प्लस अंग यानी अंगों का आरोप अंगों पर न होकर के केवल उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। जैसे मुख कमल है, अब मुख पर कमल का आरोप कर दिया गया है। चरण सरोज है यानी चरण को जो है सरोज मान लिया गया है यानी कमल मान लिया गया है। तो ये जो इस तरह के उदाहरण होते हैं ये निरंग रूपक के उदाहरण होते हैं। चलिए अब हम इसका अंतिम और तीसरा जो उपभेद है उस पर बात करते हैं। अब यहां हम देख सकते हैं कि परंपरित रूपक में दो रूपक होते हैं और दूसरा जो रूपक है वो पहले के साथ परंपरा के आधार पर जुड़ा होता है। इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि प्रेम अतिथि खड़ा है द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। काल कीट जीवन प्रसून को क्रमशः कर्तन करता है। अब यहां क्या है कि प्रेम का जुड़ाव है हृदय के साथ और अतिथि का जो जुड़ाव है वो है कपाट के साथ। यहां इन दोनों चीजों को हमें समझना होगा कि यहां प्रेम अतिथि खड़ा है द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। तो प्रेम का जो पहला जो रूपक है उसका हृदय के साथ और दूसरे का कपाट के साथ जो है परंपरागत रूप से जुड़ाव है। इसी तरह से काल कीट जीवन प्रसून को क्रमशः कर्तन करता है। अब काल का जीवन के साथ और कीट का प्रसून यानी कि सुमन के साथ, और यहां कर्तन का मतलब होता है काटना। काल उसी तरह से जीवन को काटता है जिस तरह से कीट प्रसून को काटता है।
तो यहां देखिए परंपरागत रूप से ये दोनों रूपक आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण होते हैं वो उदाहरण पारंपरिक रूपक के उदाहरण होते हैं। तो आज हमने अलंकार के दो भेदों पर बात की है। पहला जो भेद हमने बात की वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग होते हैं और उपमा अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं उदाहरण के सहित हमने समझा। और दूसरा समझा हमने रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में के भेद कौन कौन से होते हैं और उनको हमने उदाहरणों के साथ समझ लिया है। तो इस तरह से ये अर्थ अलंकार में जो अलंकारों का दूसरा भेद है उसके दूसरे भेद के दो भेदों को उपभेदों को हमने समझ लिया है। अभी जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम शेष अर्थ अलंकार के जितने भी शेष जो उपभेद हैं उन पर बात करेंगे और अंतिम जो हमारा भेद है उभय अलंकार उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।